मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 के क्वेश्चंस। अब इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 3 वीडियो बनाए हैं, तीसरा वीडियो है जिसमें इसके पहले के जो 2 वीडियो है उसमें आप 1 नंबर चैप्टर से लेकर के 9 नंबर तक का चैप्टर के क्वेश्चंस वहां पर आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। आपको बच्चों वास्तव में पेपर की जिस प्रकार की तैयारी आप कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस करें। तो इसमें आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर जो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ, इन क्वेश्चनों को भी आपको करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 से द्रव के तापीय गुण, जो चैप्टर नंबर आपका 10 है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जिसमें ऊष्मा और ताप में अंतर लिखिए, ये पहला आपका क्वेश्चन है। इसमें ऊष्मा और ताप से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ऑब्जेक्टिव को भी इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंतर्गत करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ताप के विभिन्न पैमानों के मध्य संबंध, इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें आपको डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है, फ़ारेनहाइट का मान केल्विन में पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का चेंजेस आपको वहां पर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको यह संबंध बच्चों याद रखना है, C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। ये संबंध यदि आपको पता है तो हम डिग्री सेल्सियस का मान यदि फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इन दोनों संबंधों को लेकर के फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और यदि फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है और उसको केल्विन में चेंज करना है तो इन दोनों को संबंध को लेकर हम केल्विन का मान जो है फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, मतलब इन एक दूसरे को इंटरचेंज करके हम कर सकते हैं। तो यह आपको संबंध को ध्यान रखना है बच्चों। बायल, चार्ल्स एंड दाब के नियम को आपको याद करना है। बायल का नियम क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण में PV = nRT में किस तरीके से बायल और चार्ल्स का नियम वहां पर लागू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इन नियमों को कर लेना है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक और सूत्र और विमी सूत्र, ये कैपिटल R का मात्रक क्या होता है, विमी सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। तापीय प्रसार किसे कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक अल्फा, बीटा और गामा के बीच में 1:2:3 का अनुपात होता है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। और इसका सूत्र का जो व्यंजक है, इन दोनों इनके बीच के जो संबंध है वो संबंध भी बच्चों आपको याद रखना है। दैनिक जीवन में तापीय प्रसार के क्या उपयोग है, इसकी जो एप्लीकेशंस है आपको वो आपको ध्यान रखना है। तापीय प्रसार की जो एप्लीकेशंस के अंतर्गत जैसे कि हम बात करते हैं कि लोहे का जब हम पुल बनाते हैं, पुल में लोहे की जो गटरों का उपयोग किया जाता है, उन लोहे की गटरों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है, जो बॉटल का जो कॉक होता है उसको निकालने के लिए उसको गर्म क्यों किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको तापीय प्रसार के जो विभिन्न एप्लीकेशंस है वो आपको कर लेना है बच्चों, इसकी एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं। दैनिक जल का असामान्य प्रसार को समझाइए, ये भी बच्चों आपको कर लेना है, जिसमें विशिष्ट ऊष्मा से आपका तात्पर्य है। और Cp - Cv मेयर का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, Cp - Cv = R, इसको सिद्ध करना आना चाहिए बच्चों आपको, ये आपको कर लेना है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र। इसके बाद है न्यूटन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम लिखकर को इसका जो आपको निगमन करना है बच्चों, इसको आपको जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम तो आपको कर ही लेना है बच्चों। दाब, बाह्य दाब के विरुद्ध प्रसार में किसी गैसीय निकाय द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक आपको ये कर लेना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये करना है। और समतापीय प्रक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम भी यहाँ पर दे रखा होगा, तो रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, इनके बीच में अंतर, समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक, ये सब कुछ आपको इसके अंदर कर लेना है बच्चों। इसके बाद है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों हुई, उसके ऊपर प्रकाश डालना है, ये करना है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को समझाइए, इसके बीच में अंतर भी आपको पूछा सकता है और इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बच्चों, इसको आपको जरूर कर लेना है। ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन, आपको इसका दक्षता का सूत्र, ऊष्मा इंजन की विभिन्न कार्यविधि और इसके जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, किस तरीके से सिंक काम करता है और इसकी दक्षता का सूत्र क्या है वो भी आपको कर लेना है कार्नो इंजन की
निरपेक्षता का सूत्र। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, अगले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से आ रहा है, अनुगति सिद्धांत। चैप्टर नंबर 12 अनुगति सिद्धांत से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने कुछ ही निकाले हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जिसमें अनुगति सिद्धांत की परिकल्पना लिखिए, ये आपको करना है। अनुगति सिद्धांत के आधार पर दाब का नियम और बायल के नियम की स्थापना करते हुए और अवोगाड्रो नियम की स्थापना करते हुए भी बच्चों आपको आना चाहिए। इसके बाद अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल का व्यंजक आपको करना है। इस व्यंजक के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल बनकर भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु गैसों की स्वतंत्रता कोटि क्या होती है उसको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ऊष्मा का समविभाजन नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा का समविभाजन नियम, ये भी बच्चों आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, अगले क्वेश्चन जो है दोलन चैप्टर नंबर 14 से आ रहा है, 13 से सॉरी। आवर्त गति से क्या समझते हैं, आवर्त गति जो होती है उससे हम क्या अभिप्राय है हमारा, और दोलन काल, इसकी जो परिभाषा है, दोलन काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है बच्चों, ये आपको कर लेना है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं, इसको जरूर कर लेना है। इसमें सरल आवर्ती जो एसएचएम होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम बोलते हैं बच्चों, जिसमें विस्थापन, वेग और त्वरण समीकरण को आपको कर लेना है। इसका निगमन सरल आवर्त गति से किस तरीके से की जाती है ये आपको करना है, इसका व्यंजक आपको करना है। सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और इन दोनों का योग अर्थात कुल ऊर्जा का व्यंजक आपको बच्चों कर लेना है। इसके बाद एसएचएम सरल आवर्त गति में स्प्रिंग के दोलन काल का सूत्र, ये भी आपको करना है, और सरल लोलक की आवर्त काल का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी आपको इसमें करना है। सेकंड लोलक किसे कहते हैं, इसकी छोटी सी परिभाषा आपको करना है बच्चों। इसके बाद अगले चैप्टर नंबर 14 से आपको तरंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से यहाँ बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, जिसमें आपको अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बच्चों ये आपको करना है, और प्रंगामी तरंगों के लिए विस्थापन समीकरण का निगमन, प्रंगामी तरंगों की चाल का आवश्यक सूत्र, और इसके अलावा है आपके तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इन तरंगों से संबंधित जितना भी अध्यारोपण का सिद्धांत किस तरीके से कार्य करता है, इस सिद्धांत की परिभाषा आपको याद रखना है और लिखना है। और तरंगों का दृढ़ दीवार एवं मुक्त सिरे से परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना है बच्चों। तरंगों का दृढ़ दीवार एवं मुक्त सिरे से परावर्तन को समझाइए। और विस्पंद या इसको हम बोलते हैं संकर, किसे कहते हैं, विस्पंद या संकर की आवश्यक शर्तें भी बच्चों लिखना है और इसके उपयोग भी लिखना है। तो आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा और आपकी परीक्षा में जो तैयारी के लिए एक थोड़ा सा पुश देगा। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।